लीबिया के आर्मी चीफ की हत्या हुई है या फिर तुर्की जो कह रहा है वो सच है कि यह मात्र एक विमान दुर्घटना है जो कि प्लेन में हुए टेक्निकल फॉल्ट से हुई? जानकारों की माने तो यह कहानी केवल एक प्लेन क्रैश की नहीं है, बल्कि यह कहानी सत्ता की है, आर्म्स डील की है, तेल की है और अंतरराष्ट्रीय साजिश की है। ये कहानी मात्र लीबिया या एक प्लेन क्रैश की नहीं है। ये कहानी उस बदलती हुई दुनिया की है जहां कोई न स्थायी दोस्त है न दुश्मन, जहां जंग केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि आसमान में सौदों और साजिशों के जरिए लड़ी जाती है। लीबियन सेना प्रमुख की मौत हत्या है या हादसा? यहाँ लीबिया के अलावा तुर्की और पाकिस्तान भी मुख्य किरदार में है। अगर इन दोनों देशों की चाल को अभी नहीं समझा तो आने वाला समय भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भारत जो है वो न्यूट्रल स्टांस लेना चाहता है। भारत में 18,000 लोग वहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि वो ऑयल रिच है। अगर वहाँ अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि भारत 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो फिर ऑयल के रेट बढ़ सकते हैं जिससे भारत की इकोनॉमी भी हिट कर सकती है। तो ये भारत के लिए एक चिंता विषय है। तुर्की की राजधानी अंकारा में विमान क्रैश हुआ। इस विमान में मौजूद थे लीबिया के नेशनल आर्मी चीफ अली अहमद अल हदाद और लीबियन सेना के दूसरे ऑफिसर। इस हादसे में सभी की मौत हो जाती है। तुर्की सरकार तुरंत कहती है ये केवल एक तकनीकी खराबी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या तकनीकी खराबी हमेशा उसी वक्त होती है जब किसी नेता या सैन्य प्रमुख की मौजूदगी बड़े राजनीतिक और सैन्य समीकरणों के रास्ते में बाधा बन जाती है? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर एक बेहद साफ सुथरा प्लान्ड एलिमिनेशन? कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या ये किसी हादसा था या इसको किसी ने कराया है। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और रूल आउट नहीं कर सकते, और टर्की जो है वो इसमें गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी के साथ। लीबिया उत्तरी अफ्रीका का वो देश है जो मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका तीनों को जोड़ता है। यहाँ तेल का विशाल भंडार है और भूमध्य सागर तक सीधी पहुंच है। यानी जो लीबिया को कंट्रोल करता है वो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ऊर्जा की सप्लाई लाइन, समुद्री रास्ते और क्षेत्रीय ताकत को कंट्रोल करता है। लीबिया 2 भागों में बटा हुआ है इस वक्त। एक ईस्टर्न लीबिया है जहां पर जनरल हफ्तार कंट्रोल करते हैं और उनको दूसरे काफ़ी देश बाहर के सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ है त्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट जिसको टर्की, कतार और इटली वगैरह सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंट्री एक तरह से डिवाइडेड है और उस डिवीज़न के पीछे बड़े बड़े देशों का हाथ है और सारी बड़ी पावर्स, और इसीलिए वहाँ आज तक कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पाया है। 2011 के अरब स्प्रिंग में मुअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी गई। कहते हैं इसके पीछे बड़े पश्चिमी देशों का हाथ था। गद्दाफी की हत्या के बाद लीबिया को स्थिर रखने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद लीबिया को जानबूझकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ त्रिपोली का इलाका जहां यूएन समर्थित सरकार और नेशनल आर्मी है, दूसरी तरफ है बेंगाजी का क्षेत्र जहां खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी का कब्जा है। और यही अराजकता पश्चिम के प्रो डेमोक्रेसी वाले देशों के लिए ताकत और मौका दोनों बन गई। गद्दाफी उस वक्त में थोड़े दिन पहले ही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ दोस्ती हो जाए, और वो दोस्ती ही उनको काफ़ी बड़ी महंगी पड़ी, क्योंकि उन्होंने, जैसा पता ही है सबको, कि फ्रांस के प्रेसिडेंट सार्कोजी को 80 मिलियन यूरो दिए थे उनके लिए, तो उनको इस बात का भी शक था कि कहीं एक्सपोज ना हो जाए। फाइनली वो एक्सपोज हुए। अमेरिकन उसमें नेटो की वजह से और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन था उसके चलते अमेरिका ने पूरी तरह से वहाँ पर अटैक किया और डिस्टेबलाइज कर दिया कंट्री को। प्रॉब्लम यह है कि उनके पास कोई प्लान भी नहीं था। 2 हिस्सों में बटे देश पर 2 सेनाओं का कब्जा हो गया। पहला नेशनल आर्मी के प्रमुख थे अली अहमद अल हदाद और दूसरी तरफ लीबियन नेशनल आर्मी के मुखिया खलीफा बेल कासिम हफ्तार। खलीफा हफ्तार ने पहले ही सत्ता अपने बेटे सद्दाम हफ्तार को सौंप दी है। आज पूरा सैन्य नियंत्रण उसी के हाथ में है। 2019 में तुर्की ने लीबिया में जनरल हदाद की सेना का साथ दिया और अपनी सेना त्रिपोली भेजी। कहा गया ये लीबिया की स्थिरता के लिए है, लेकिन जब तुर्की से जाने की मांग हुई तो तुर्की ने मना कर दिया और 2028 तक रुकने का ऐलान किया।
टकराव बढ़ने पर तुर्की ने पक्ष बदल लिया। 21 दिसंबर को तुर्की ने यूएन से मान्यता न पाने वाली लीबियन नेशनल आर्मी के खलीफा हफ्तार से सत्ता के लिए सौदा कर लिया। और अब कहानी में आता है पाकिस्तान। तुर्की और लीबियन खलीफा हफ्तार के सौदे के एक दिन बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया पहुंचते हैं। खलीफा हफ्तार और उसके बेटे सद्दाम से मुलाकात करते हैं। करीब $4 अरब की हथियार डील होती है। JF-17 फाइटर जेट, सुपर मश्क ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये वही JF-17 है जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैनात करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से लीबिया पर हथियार प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान इस प्रतिबंध को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय कानून टूटते हैं तो दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले युद्ध सिर्फ स्थानीय नहीं होंगे। तुर्की, खलीफा हफ्तार और पाकिस्तान डील के 72 घंटे बाद अली अहमद अल हदाद का प्लेन क्रैश होता है। वो हदाद जो तुर्की की लीबिया में मौजूदगी के खिलाफ था, जो विदेशी दखल का विरोध करता था, उसकी मौत हो जाती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये महज इत्तेफाक है? जो फील्ड मार्शल मुनीर थे और उनके बीच में और फील्ड मार्शल जो खलीफा हैं उनके बीच में एक तालमेल हुआ और उनके मिलिट्री डील साइन हुई है, जो कि काफ़ी $1 बिलियन की है, जिसके अंदर हथियार, अम्यूनिशन वगैरह पाकिस्तान जो है वो लीबिया नेशनल आर्मी को देगा। तो ये सच्चाई है। अगर इसकी जो मौत हुई है अभी जो इनके चीफ हैं लीबिया के हदाद, उससे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। आज लीबिया, कल कोई और देश तुर्की, पाकिस्तान पैन इस्लाम के नाम पर हथियार और ताकत का नेटवर्क बना रही है, जिसका रुख भारत की ओर भी हो सकता है। जनरल आसिम मुनीर भी जो थे वो जनरल हफ्तार के पास में मिले हैं और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान और लीबिया के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बड़ी बातें करी हैं। कहना यह है कि about $4 बिलियन का आर्म्स का इक्विपमेंट, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट वगैरह जाएगा, एयरक्राफ्ट्स, उस सब की उन्होंने वहाँ पर जनरल हफ्तार के साथ बातचीत की है। तो कंट्री अभी पूरी तरह से अनस्टेबल है और वहाँ पर हमें कोई अभी आसार नज़र नहीं आते, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टीज़, बड़े बड़े कंट्रीज़ के बीच में ये डिवाइडेड कंट्री खड़ा हुआ है और उनको दोनों साइड्स अपने अपने जियोपॉलिटिकल पर्पसेस को सॉल्व कर रही हैं। भारत को देखना होगा, समझना होगा और वक्त रहते तैयार रहना होगा, क्योंकि जो देश साजिशों को समय पर समझते नहीं, वो इतिहास में सिर्फ खबर बनकर रह जाते हैं।